हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप लोगों ने आई होप बायबैक की पहली दो क्लासेस देख ली होंगी बेटा। आज आपकी बायबैक की थर्ड क्लास है। बायबैक ऑफ शेयर्स के मोस्टली मैं आपको टॉपिक वाइज तो सारा कॉन्सेप्ट करा चुका हूं। आज हम एक आधा क्वेश्चन देखेंगे और उससे पहले जो बायबैक ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम करेंगे, विच इज प्राइमरली अ थ्योरी टॉपिक। और ज़्यादा उसमें कंटेंट भी नहीं है, पेपर में आने के चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं, लेकिन हमने करना तो है ही है। तो एक बार आपकी बुक खोल लेते हैं। आपकी जो बुक है इसके अंदर सेकंड टॉपिक आपका है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है बेटा, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स क्या होता है अब हमने ये समझना है। ओके, तो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो शेयर्स हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। किस बात की फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। इनको डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है तो इनको पहले डिविडेंड देना पड़ेगा हमें, तो इनकी प्रेफरेंस फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। और दूसरी प्रेफरेंस किस चीज की होती है इनकी? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इन द इवेंट ऑफ क्या भैया? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जब वाइंड अप होती है तो भी इनको प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है ना। तब भी इनको प्रेफरेंस देते हैं हम कि हाँ भाई आप पहले पैसे ले दो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। अब जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है ना, तो इक्विटी शेयर्स दो तरह के इशू हो सकते हैं। एक इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं जिनमें सबके सेम राइट्स हो, यानी सारे शेयर होल्डर्स आपस में बराबर हो। और एक इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं जिनके डिफरेंशियल राइट्स हो। अब डिफरेंशियल राइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये हमने पढ़ना है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा। डिफरेंशियल राइट्स वाला जो चैप्टर है ये आप लॉ में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में हम सिर्फ जितना हमें मतलब है हम उतना पढ़ेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाना है हमने, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहां पे ये जो डिफरेंशियल राइट्स होते हैं शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स के, वो क्या होते हैं इसको मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। क्लियर? अच्छा, मान लो आपका कोई स्टार्टअप है। मान लो आपका कोई स्टार्टअप है, ठीक है। अब उस स्टार्टअप में आप पैसा चाहते हो, आप चाहते हो फाइनेंस। तो आप फाइनेंस कैसे करवा सकते हो? या तो आप डेट ले सकते हो। डेट कैसा होता है कि डेट होता है आपका लोन ले सकते हो आप बैंक से, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन इन ऑप्शंस में क्या खराबी होती है बेटा कि एक तो इसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है और बाद में आपको इस पे रीपेमेंट की भी जिम्मेदारी रहती है। और जितना ज्यादा डेट होता है उतना ज्यादा कंपनी का रिस्क हो जाता है, राइट। तो ये हमारे इनके शॉर्टकमिंग्स हैं। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है इक्विटी। तो आप इक्विटी चाहते हो तो इसे वेंचर कैपिटल, आप फंड्स के पास जाते हो। कभी देखा है कोई एक सीरियल भी आता है शार्क टैंक करके, जिसमें लोग अपने आइडियाज बताते हैं जाके इन्वेस्टर्स को और बोलते हैं कि आज मैं अपनी कंपनी का 20% बेचने आया हूं इतने $1000 के लिए या पाउंड्स के लिए। मेरे ख्याल से शार्क टैंक में पाउंड्स में बात करते हैं वो लोग। तो वो आप शार्क टैंक अगर आपने देखा हो तो है, तो उसके अंदर क्या होता है, आइडियाज लेके आते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे, मतलब ये रोडीज वोडीज देखने से बढ़िया बेटा ऐसे सीरियल देख लिया करो, ऐसे वो जो सीरीज होती है देख लिया करो, थोड़ी नॉलेज ही बढ़ती है बिजनेस कैसे किया जाता है, राइट। तो वो आते हैं और ऑफर करते हैं। अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि मैं आके कहता हूं मेरे को बिजनेस में पैसे चाहिए, ठीक है, तो मैं अपनी इक्विटी आपको बेच रहा हूं। तो आप इक्विटी मेरी खरीद के आप तो मेरे बराबर आके बैठ गए भाई, काम मैं कर रहा हूं, सब मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। आप सिर्फ पैसे लगा रहे हो और आप बराबर आके बैठ गए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात समझते हैं। कंपनीज लाइक फेसबुक,
कंपनीज लाइक गूगल, ये कंपनीज जब आई थी तो इन कंपनीज ने भी बेटा क्या किया, अब इसके अंदर हमारे भैया हैं मार्क जी, मार्क लिख रहा हूं, मार्क है, मार्क, ठीक है, लास्ट नेम तो मैंने इसका बोलना भी नहीं है, तुम मजाक उड़ालोगे मेरा, प्रोनाउंस होता नहीं मुझ गरीब से, हम इसे नाम देंगे मार्क जी, मार्क जकरबर्ग जो भी है, और गूगल वाले भैया हमारे लैरी पेज भाई साहब हैं, ठीक है। इन लोगों ने भी क्या किया था, इन लोगों ने आइडिया लगाया, बिजनेस शुरू किया, ठीक है, फिर उन्होंने इनको वेंचर कैपिटलिस्ट को पिच किया ये आइडिया, ठीक है ना, तो वेंचर कैपिटलिस्ट को पिच किया ये आइडिया, तो उनको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर हो कि यार ये बंदा ना मेरे काम में टांग ना अड़ाए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, तो मेरे काम में टांग ना अड़ाए, ठीक है ना, मतलब फैसले मैं ही लूं, ऐसे पैसे चाहिए मुझे, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने इक्विटी शेयर्स दो टाइप के इशू कर सकते हैं, मान लो एक ने कर दिया कैटेगरी ए, कैटेगरी की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये कैट ए नहीं है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ठीक है ना। अच्छा कैटेगरी ए में कह दिया कि अच्छा 1 शेयर इज इक्वल्स टू 5 वोटिंग राइट्स, ठीक है, और कैटेगरी में बी में कह दिया कि हाँ जी 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोटिंग राइट। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए, लेकिन इन दोनों के राइट्स आपस में डिफरेंस है, और राइट्स डिफरेंट किस बिहाफ पे हैं, वोटिंग राइट्स के बिहाफ पे। तो आप क्या करोगे, जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको आप कहोगे कि हाँ जी ये वाला शेयर हम आपको इशू करेंगे, ठीक है, ये वाला शेयर हम आपको इशू करेंगे, तो आप जब हाथ खड़ा करोगे किसी चीज के फेवर में या अगेंस्ट में, तो वो एक हाथ गिना जाएगा। मैं जब हाथ खड़ा करूंगा मेरे पास किसी चीज या किसी चीज के फेवर में या अगेंस्ट में, तो मेरा एक हाथ बेटा 5 हाथ गिना जाएगा, यानी मेरी बात में आपकी बात से 5 गुना ज्यादा दम है, ठीक है ना। आप मालिक जरूर हो कंपनी के, लेकिन बात यहां मेरी चलनी है, ठीक है। तो ऐसे में जो आप शेयर्स अलग से कैटेगरी में इशू करते हो उसे कहते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। बेटा जी डिफरेंशियल राइट्स इज नॉट ओनली इन द केस ऑफ वोटिंग राइट, इट कैन ऑल्सो बी इन द केस ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना, इट कैन ऑल्सो बी इन द केस ऑफ डिविडेंड। आप कह सकते हो कि अच्छा कैटेगरी ए वाले शेयर्स को जो डिविडेंड मिलेगा वो 100% डिविडेंड मिलेगा, कैटेगरी बी वालों को लेट्स से 120% मिलेगा, क्योंकि इनके वोटिंग राइट कम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप लुक्रेटिव डील बना रहे हो। तो डिफरेंशिएशन जो है इक्विटी शेयर्स का, वो आप वोटिंग राइट से भी डाल सकते हो, वो आप डिविडेंड पे भी डाल सकते हो, वो आप रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के केस में भी डाल सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, हमें सिर्फ मतलब समझना है, ठीक है, क्लियर है, पहले ये बात समझ में आ रही है। और जो बेटा इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनका टारगेट क्या होता है, उनका टारगेट होता है मेरे को इस कंपनी के शेयर्स खरीद के इसमें पैसे कमाने हैं, शेयर्स बढ़ जाएंगे तब मैं बेच के एग्जिट मार लूंगा, यही तो होता है टारगेट, उनको वोटिंग से ज्यादा कुछ लेना देना ना होता नहीं है, ठीक है ना। अब ये थोड़ी है कि मैंने बाटा के शेयर्स खरीदे हैं तो मैं बाटा के शोरूम में जाके बोलूंगा ऐसे कैसे बेच रहे हो, ये सामान ऐसे मत बेचो, इसको सफाई करो, वो पूछे कौन है, तो मैं कहूं मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, तो ऐसे थोड़ी होता है। मैंने बाटा के शेयर खरीदे तो मुझे बाटा पे राज करना है, नहीं भाई, मुझे बाटा पे राज नहीं करना, मुझे बाटा के शेयर्स के अंदर जो कैपिटल इंक्रीमेंट होना है मुझे उससे मतलब है। तो कई बार हमारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो ये वाले शेयर्स लेने के लिए राजी भी हो जाते हैं। इन शेयर्स के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अब इन शेयर की मार्केट वैल्यू कंपेयर टू इस शेयर के कम होगी, तो इसलिए कई बार एज कंपेयर टू दीस शेयर्स ये डिस्काउंट पे बिकते हैं, ठीक है। तो हर तरह की चीज है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स क्या है, और उससे रिलेटेड मेरे से एडवांस्ड अकाउंट्स में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, कट टू कट बात करनी है, ठीक है। चलो तो एक बार आपकी बुक में भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। सेक्शन 43 है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 43 हमने पूरा डिटेल में नहीं जाना है बेटा, ठीक है। सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013 allows companies to issue equity share with differential rights as to dividend या voting rights or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed. As we know, the share capital is of two types, equity or preference. Preference shares capital with reference to any company
Limited by share means that part of issued share capital of the company which carries or would carry a preferential rights with respect to payment of dividend, repayment. ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना. रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है ना. सेक्शन 43A ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर कैपिटल टू इंक्लूड ऑफ टू टाइप्स, विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज. ये बात समझ में आ रही है. अब यहां पे ना, हेंस डिफरेंशिएशन कैन बी डन बाय गिविंग सुपीरियर डिविडेंड, सुपीरियर वोटिंग राइट्स, diluted voting rights to a class of equity shareholders. A residual category otherwise has also been created to give enough leeway to the management in structuring shareholder agreement with the desired divisions of managerial control, interest and financial interest. ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड विद डिफरेंशियल राइट्स. इट इज ओनली द इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड. यानी प्रेफरेंस शेयर्स में कोई भेदभाव नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स में ही कर सकते हो. तो ये इन्होंने बना दिया जैसे मैंने बनाया है, काइंड्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर कैपिटल में दो तरह के, एक तो विद वोटिंग राइट्स और दूसरा है विद डिफरेंशियल राइट्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा ना अपने नोट्स में कि हमारे किस तरह के होते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर्स. तो इक्विटी शेयर्स में हमने लिखा यहाँ पे कि सेम राइट्स, तो वही सेम वोटिंग राइट्स है. क्लियर है. चलो, तो इसके अंदर वोटिंग राइट्स की डेफिनेशन है. वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये सब आप मन चाहे तो रीड कर लेना, वैसे अकाउंट्स में किसी काम का नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है ना. ये सब आप लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है. यहां पे मैं बता देता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिस्ट्रिक्टिव वोटिंग राइट्स क्या होते हैं. अब देखो, एक सीधी सी बात है, जो एक जनरल नोशन है ना, वो यही होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कोई राइट्स नहीं होते. जनरल नोशन यही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के भैया कोई राइट्स नहीं है, उनके कोई वोटिंग राइट्स नहीं है. लेकिन ये बात गलत है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स होते हैं, लेकिन थोड़े रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पहले तो उन सभी रेजोल्यूशंस में राइट रखते हैं जहां उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो, ठीक है ना. कोई ऐसा फैसला जो कंपनी ले रही है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो, पहली बात वो उसमें वोटिंग राइट रखते हैं. दूसरा, अगर उनको 2 साल तक डिविडेंड की पेमेंट नहीं हुई तो फिर वो सारे मुद्दों पे वोटिंग राइट्स रखते हैं. अब देखो ना, यहां पे पकड़ लो अब बात. मैंने आपसे कहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी नहीं है. इक्विटी वालों को दोगे ठीक है, तो ही आपको प्रेफरेंस वालों को देना. लेकिन यहां पे एक कैच है कि अगर आप 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगे तो वो वोटिंग राइट्स अटेन कर लेंगे, ठीक है ना. तो 2 साल तक, ये बात समझ में आ रही है. और तीसरा सिचुएशन होती है कि अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है, तो उस केस में जो भी डिसीजंस होते हैं उनमें भी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं. तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव सुपीरियर फाइनेंशियल राइट्स बस लेस मैनेजमेंट कंट्रोल. Every member of a company limited by shares and holding any preference share capital therein shall in respect of such capital have a restrictive right to vote only on resolution placed before the company which directly affect the rights attached to his preference shares. मैंने क्या कहा था, उनके rights पे अगर फर्क आ रहा है. Any resolution for winding up of the company, यानी winding up हो रही है for the payment or reduction of its equity share or preference shares, इस केस में in these situations preference shareholders voting right on a poll shall be in proportion to his share in the paid up preference share capital of the company. This once again points to one share one vote doctrine. मतलब one preference shares will be equal to one vote कुछ सिलेक्टेड सर्कमस्टेंसेज में. ये बात समझ में आ रही है. और ये वाली बात जो मैंने बताई थी ना, रिलीज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिस्ट्रिक्टिव वोटिंग राइट्स, इट इज प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर डिविडेंड is in respect of a class of preference shares has not been paid over for 2 years. बताया था ना, 2 years or more, such class of preference shareholders shall have a right to vote on all the resolutions placed before the company. उनको right होगा सारे resolutions पे. Is that clear? अब यहाँ पे बात आ जाती है relative weight of equity and preference shares. अब relative weight of equity and preference shares का क्या मतलब है. अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से. मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कंपनी में 1 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, और 50 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 100% जो वोटिंग राइट्स हैं वो आपके इक्विटी वालों के पास हैं, ठीक है. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अब जो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसको हमने 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, इस वजह से
हमने इनको भी अब वोटिंग राइट्स हो गए हैं, इनको भी अब डिसीजन लेने में हमें पूछना पड़ेगा। तो बेटा जी 100% वोटिंग राइट्स जो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के पास थे, अब वो कुछ कम होंगे ना, अब वो कुछ तो कम होंगे। अगर मान लो 25% वोटिंग राइट इनके पास है या 33% है, तो फिर यहां से 33.33 माइनस करोगे तो इनके पास जो पहले 100 थे वो अब सिर्फ 66.67% ही तो बचेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है गाइस? तो ये बात ध्यान रखनी है। उसी हिसाब से अब हम ये आगे बात पढ़ते हैं कि यहां पे कह रहे हैं कि इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स of equity shareholders to the voting rights of preference shareholders shall be in the same proportion as the paid up capital in respect of equity share bears to the paid up capital in respect of preference shares। तो ये कह रहे हैं कि हम किस प्रपोर्शन में इक्विटी राइट्स देंगे जो उनकी पेड अप कैपिटल है। तो मैंने वही किया था ना, 1 करोड़ है यहां पे और यहां 50 लाख है, तो टोटल जितने भी वोटिंग राइट्स हैं वो इनमें बांटे जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 1 करोड़ इज टू 50 लैक्स, यानी 2:1। समझ में आ रही है? तो 2/3 1/3 रेशो बांटेंगे। तो उसी चीज को यहां पे इन्होंने समझाया हुआ है एग्जाम्पल द्वारा। हम ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं बेटा, करवा देता हूं आपको मैं। कह रहे हैं इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय एक्स वाई एंड जेड, 3 शेयर होल्डर हैं जिनके पास इक्विटी कैपिटल है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40-40-20। अच्छा, ए बी सी है होल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 50-30-20। तो ए बी सी के पास क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। If the paid up equity share capital of the company is 1 crore and preference share capital is rupees 50 lakhs, then relative weight in the voting right of equity shareholder and preference shareholder will be 2/3 और 1/3। यही बताया ना मैंने आपको। तो यहां पे देखो जरा क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है जो कि है हमारे एक्स वाई जेड के पास इन द रेशो ऑफ 40%, 40% और 20%। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना 40-40-20। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए की, वो है ए और बी और सी के पास 50-30-20 के रेशो में। तो वो यहां पे लिख देते हैं कि 50 लाख रुपए की आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है ए के पास, बी के पास और सी के पास 50-30 और 20 के रेशो में। तो अगर हमने ये पता लगाना है कि अब इनके रिलेटिव राइट्स कितने हैं, तो वो कैसे पता लगाएंगे बेटा? बेटा ध्यान से सुन लीजिए इनके रिलेटिव राइट्स। तो सबसे पहले पता लगाते हैं एक्स के कितने राइट्स हैं। ठीक है, एक्स के कितने राइट्स हैं? कैलकुलेटर, हाँ जी, हाँ। तो एक्स के राइट्स कितने हैं बेटा जी? अब देखो, जो भी हमारी कंपनी की कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, उसके बेसिस पे होगा। तो यानी ये 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। तो अगर हमारे टोटल वोटिंग राइट्स, मैं आपको कहता हूं 100% है, ठीक है ना, तो यहां पे हम 100 इंटू 2/3 करेंगे, ये इक्विटी वालों के आ गए, उसमें से एक्स के 40/100 हो जाएंगे। तो यहां पे 100 इंटू 2/3 इंटू 40, तो ये आ गया आपका 26.67%। अब अगर हम y की बात करें तो यहां पे कितना आ जाएगा? 100 इंटू 2/3 इंटू 40/100, यानी वही 26.67%। अब अगर हम z की बात करें तो 100 इंटू 2/3, क्योंकि ये इक्विटी है, इंटू 20/100, तो ये आपका आ जाएगा 13.33%। अब हम ये बात करेंगे तो 100% वोटिंग राइट्स में से 1/3 इनके हैं, इंटू 50/100, 50-30-20 है ना, तो 50-30-20 और इसका वेट कितना है टोटल कैपिटल का? 1/3। तो ये यहां पे आ जाएगा 100 इंटू 1/3 का 50%, तो ये आ जाएगा 16.67%। फिर बी की बात करेंगे, 100 इंटू 1/3 इंटू 30/100, ये आ जाएगा 9.99%। इसको तो 10 ही लिख दो यार, 10%। और सी की बात करें अगर तो 100 इंटू 1/3 इंटू 20/100, ये आ जाएगा आपका 6.67%।
67%। ठीक है, तो ये इनके रिलेटिव वोटिंग राइट्स आ गए। तो सबसे हाईएस्ट वोटिंग राइट्स एक्स और वाई के पास है। क्लियर है बेटा? तो देख लें एक बारी हमने कुछ सही किया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 26.67, 26.67, 13.33, 16.67, 10% और 6.67। मैंने ना सीधा 100 से मल्टीप्लाई किया, इन्होंने 1 से किया है। तो इन्होंने पहले रेशो निकाली है और रेशो के बाद परसेंटेजेस निकाली हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बड़ी बात कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहां पे हमारा जो है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। उसके अंदर हमने अब और कुछ नहीं देखना है। ये सारी थ्योरी है, ये हमारे काम की नहीं है बेटा, ये आपने लॉ में पढ़नी है। ट्रस्ट मी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी एक क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल, वो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं एक्स, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड होल्ड इक्विटी कैपिटल। ठीक है ना? अब देखो अंग्रेजी कितनी अच्छी है। एक्स, डब्ल्यू, वाई एंड जेड होल्ड इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40, 30, 10, 20। अच्छा, ए बी सी है एंड डी है, तो 4 इक्विटी शेयर होल्डर है, 4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। शेयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 30, 40, 20, 10 इफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40 लाख and preference share is 20 lakh, find their voting rights in case of resolution of winding up of the company। क्योंकि आपको पता है वाइंडिंग अप के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पूरे राइट्स मिल जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कब कब राइट्स मिलते हैं? या तो उनके डिसीजन, उनके हक का डिसीजन हो, या उनकी रिडक्शन का डिसीजन हो, उनके पेमेंट का डिसीजन हो, या फिर उनको 2 साल से कोई हमने डिविडेंड ना दिया हो, या वाइंडिंग अप का डिसीजन हो। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इस केस में अब यहां पे बता रहे हैं कि पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी 40 है, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर्स 20 है। तो यहां पे इक्विटी नहीं बोल रखा, तो टोटल 40 है, तो 20-20 हो जाएगा ना, 20 इक्विटी और 20 आपका प्रेफरेंस, तो 1/2 1/2 हो जाएगा। आई एम श्योर दिस इज वेरी इजी फॉर यू, सो आई एम पुटिंग इट अप एज होमवर्क। आप इसको प्रैक्टिस करें बेटा, कुछ तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी छोड़ूंगा ना, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बेटा। और यहीं पे हमारा जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स का टॉपिक है, जो हमारे बायबैक में हमारे एडवांस अकाउंट्स के काम का है, वो यहां खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा हमें इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है। कुछ रेफरेंस बुक्स जो होती है ना, उनमें तो ये चैप्टर ही नहीं गिवन होता, आपकी मॉड्यूल में गिवन है। तो हम तो कर ही रहे हैं, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन को करके ही हम अपनी इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा, बस बेटा वही करना है आपको इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के रिलेशन में। ठीक है, चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा वैसे टॉपिक वाइज तो हमारा चैप्टर खत्म है, लेकिन थोड़ी और प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतने नहीं आ सकते, और भी थोड़ा लेवल बढ़ सकता है। ज्यादा नहीं, मतलब एक आधा पॉइंट और ऐड हो सकता है, तो वो देख लेते हैं एक बारी। तो हम क्या करते हैं, अपना एग्जाम क्वेश्चंस देखते हैं एक आधा। तो आप ही के सामने मैं आईसीआई की वेबसाइट खोल रहा हूं बेटा। चलो बेटा प्रणाम करो, भगवान आए हैं। हाँ जी, दर्शन दिए भगवान ने, सच्चे मन से प्रणाम किया करो बेटा। अगर सच्चे मन से नहीं कर रहे तो फायदा नहीं है फिर। हाँ, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब वो पूजा वाली श्रद्धा, ऐसा नहीं कि तुम कह रहे हो कि श्रद्धा तो सच्ची है, सिर्फ श्रद्धा कभी झूठी नहीं बोलती। हाँ, तो एडवांस अकाउंटिंग में देखो सजेस्टेड आंसर है, लास्ट जो पेपर है नवंबर 2019, देखते हैं उसके अंदर कोई क्वेश्चन आया था क्या बायबैक का। तो एडवांस्ड अकाउंटिंग में पेपर नंबर 5 में हम चेक करने आए हैं क्या कोई क्वेश्चन आया था एडवांस्ड अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे कंट्रोल F मार दिया, और यहाँ बाय बैक, अरे आया था, क्या बात है बेटा। तो क्वेश्चन आया था, देखते हैं कैसा आया था और कितने मार्क्स का आया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है बेटा जी, आपके लास्ट के नवंबर 2019 के जो लेटेस्ट पीछे पेपर हुआ था उसका। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 रुपए ईच, फुल्ली पेड अप 50 लाख। 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप 10 लाख। तो 60 लाख रुपए की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई बेटा जी। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखिए, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है। गाइस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड आपका फ्री ही होता है, दिस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, सो इट इज ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व्स। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में 12% डिबेंचर्स हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस हैं, फिर आपका टोटल कर दिया।
1,21,50,000। एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल हैं आपके 1,75,000। इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की है, इन्वेंट्री 2 लाख रुपए की है, कैश में भरपार पड़ी है बेटा 15,75,000 रुपए। खूब पैसा है भाई कंपनी के पास। The shareholders adopted the resolution on the date of the above mentioned balance sheet to buy back 25% of the paid up capital, and it was decided to offer a price of 20% over market price। तो कह रहे हैं कि हमने कहा कि 20% ओवर मार्केट प्राइस देंगे और बाय बैक हमने डिसाइड कर लिया 25% ऑफ पेड अप कैपिटल का हम करेंगे। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस आपका 30 रुपए का पर शेयर है, तो यानी 30 रुपए प्लस 20% आप उसके ऊपर दे रहे हैं ना मार्केट प्राइस के ऊपर, तो 30 का 20% बेटा 6 रुपए हो जाता है, तो 36 रुपए आपका बायबैक प्राइस है। अच्छा, टू फाइनेंस द बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी ने क्या किया, इशू किए 3,014% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो डिबेंचर्स इशू किए हैं। इशू 2,500 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं। सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ 1 लाख फॉर 1,50,000 ये भी किया है। कह रहे हैं मेंटेन करना है हमें बैलेंस ऑफ ₹2 लाख इन रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। लेटर द कंपनी इशू 3 fully paid up equity shares of ₹20 each by way of bonus shares for every 15 equity shares held by the equity shareholders। तो यहां पे बोनस शेयर की बात आ गई बेटा। बोनस शेयर मैंने आपको बता रखा बेटा, बोनस शेयर आपके फर्स्ट ग्रुप में आपने कर लिया था, तो बोनस शेयर की एंट्री भी मैं यहां पे करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समझा भी दूंगा अगर आपको याद ना हो तो कह रहे हैं लेटर द कंपनी इशूड 3 fully paid up equity share of ₹20 each by way of bonus shares for every 15 equity share held by the equity shareholders। You are required to pass necessary journal entries to record the above transactions and prepare balance sheet after buyback। तो हमने क्या करना है, अब जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर बायबैक। देखें कितने नंबर का क्वेश्चन आया था, नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, अरे नंबर ही नहीं बता रखे, नीचे बताए होंगे फिर। 15 + 5, अरे बाप रे बेटा 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और मैं कहूं बेटा ये निहायती आसान है, मतलब गजब तरीके से आसान है। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। फिर सबसे पहले जर्नल एंट्री मैं करूंगा इशू ऑफ अपना इन्वेस्टमेंट बेचने की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का ए पार्ट है, नवंबर 2019 का एग्जाम का। सबसे पहले हमारा काम शुरू हो जाता है जर्नल एंट्रीज का। मुझे याद आ रहा है वहां पे लिखा था हमने 1.5 लाख रुपए में बेची है जर्नल एंट्री, जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। तो यहां पे देख लें जरा बैलेंस शीट में, अरे ये क्यों खोल रहा हूं, मुझे ये खोलना है, हाँ। तो मैं देख लूं मेरी बैलेंस शीट में तो कोई वो रुपीज इन थाउजेंड कुछ तो नहीं है ना, ना भैया रुपीज में ही है। चलो शुक्र है इस बात का भी, तो हम आराम से कर सकते हैं अब ये क्वेश्चन। तो पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट बेचने की जर्नल एंट्री करना चाहूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू, देखें जरा उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस नाम अकाउंट दे रखा है कि सरप्लस नाम दे रखा है, जो नाम दे रखा है हम वही यूज कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो ठीक है वही यूज कर लेते हैं। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 1,50,000 रुपए में बेच दी, तो 50,000 रुपए का आपको फायदा हो गया यहां पे, ठीक है। सेकंड आपने क्या किया बेटा, सेकंड आपने इशू किए कुछ डिबेंचर्स। देखें कितने डिबेंचर कितने में इशू किए, वो भी देखना जरूरी है ना। तो कितने डिबेंचर कितने में इशू किए एक बार देख लेते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि इशू किए 3,014% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 120 रुपए में आपने 3,000 डिबेंचर इशू किए। तो 120 इंटू 3,000, आपने 3,60,000 रुपए के डिबेंचर्स इशू किए। डिबेंचर्स के बारे में मैं बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ जर्नल एंट्री पे ध्यान दे रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है,
मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूं, मैं वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली करूं क्या? करने को कर भी सकते हैं, मन की मर्जी वाली बात है। 15 नंबर है बेटा, काफी महंगा क्वेश्चन है, कर देते हैं। तो 14% डिबेंचर है ना, तो यहां पे कर सकते हैं कि टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 3,60,000 रुपए आ गए इसमें। फिर आप इसकी नेक्स्ट एंट्री कर दीजिए कि 14% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो 14% डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आएगी, 3,000 डिबेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, यानी यहां पे आने हैं 3 लाख रुपए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम आएगा 20% का, जो 20 रुपए बन के आता है, तो 60,000 रुपए। और यहां पे 3,60,000 रुपए आ गए। ओके, चलो वेरी गुड। फोर्थ एंट्री में प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देते हैं, जो उन्होंने हमें इशू करने को कहा है। तो कह रहे हैं 2510% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो उन्होंने कुछ हमसे वो बोला ही नहीं है कि प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो हम 2500 इंटू 100 यानी 2.5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में डायरेक्टली इशू कर रहा हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 रुपए। ठीक है बेटा। फिर आपने एंट्री करनी है बायबैक करने की। तो बायबैक कर कितने रहे हैं? 25% शेयर्स कर रहे हैं। तो मेरे पास टोटल शेयर्स हैं कितने बेटा, ये देखना है। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कर रहे हैं ना, वो भी 36 रुपए प्रति शेयर पे। तो 25% मेरे पास हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुल्ली पेड अप। तो मेरे पास 50 लाख रुपए के हैं। 50 लाख डिवाइड बाय 20 करता हूं तो मेरे पास 2,50,000 शेयर है, जिनका 25% 62,500 आता है। मैं आपको ये लिख के भी बता देता हूं, ठीक है। टोटल शेयर्स कैसे निकले? 50 लाख रुपए की टोटल शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 20 रुपए की फेस वैल्यू है, यानी 2,50,000 शेयर्स आपके टोटल हैं। उसमें से बॉट बैक कितने हो रहे हैं? बॉट बैक कितने हो रहे हैं देखें, 25% ऑफ 2,50,000 यानी के 62,500। तो इसकी जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी बायबैक की? सबसे पहले आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे फेस वैल्यू आनी है 20 रुपया। याद रखना, बच्चे गलती कर जाते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है 10 रुपए फेस वैल्यू की, तो ये अटपटी फेस वैल्यू है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके हिसाब से काम करो। तो यहां पे आ जाएंगे 62,500 है ना, और इंटू 20 रुपए है। वैसे 62,500 इंटू 36 रुपए आपका बनता है 22,50,000, और अभी 62,500 इंटू 20 रुपए करेंगे तो ये आ जाएगा 12,50,000। प्रीमियम कितना हो गया फिर? 16 रुपए का, क्योंकि 36 रुपीज है ना, तो ये कितना हो गया 16 रुपए इंटू 62,500, ये हो गया एग्जैक्टली 10 लाख।
तो 12,50,000 प्लस 10 लाख आपका हो गया 22,50,000। फिर अब हमने प्रोवाइड फॉर करना है इस प्रीमियम को, किस में से करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा नहीं पड़ता है तो फिर रेवेन्यू रिजर्व्स में से। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो कितना है और हम उसमें से कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा जी हमारे पास 12 लाख रुपए का है, बहुत है। और कुछ तो हमने अभी भी इशू करके और भी तो इकट्ठा किया है जब हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा का पूरा प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 10 लाख रुपए से हमने इसको एंट्री कर दी। ये बात समझ में आ रही है बेटा जी? ठीक है बेटा, कई बार तो वो लोग ये एंट्री पास ही नहीं करते हैं, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं, तो शॉर्टकट मार देते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन में देखा था, ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो कि यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक लिखने की बजाय डायरेक्टली यहीं पे सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इन इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर देनी है, तो एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आई 22,50,000 रुपए की पेमेंट। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एंट्री आती है ट्रांसफर टू सीआरआर। अब बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको मैं याद दिला देता हूं कि सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर बायबैक क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर बायबैक होते हैं, एक तो आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ क्या भैया? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और दूसरे होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आपने नोटिस किया होगा मैंने शेयर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखा, अंडरलाइन किया। मेरे भैया सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, हम इन्वेस्टमेंट भी बेचते हैं, वो सोर्स ऑफ फंड्स है? नहीं, वो सोर्सेज ऑफ कैश है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर डिबेंचर भी तो इशू किए हैं। मेरे भैया डिबेंचर इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स इज ओनली ओवर हियर शेयर्स। समझ में आ रही है? आप वो फंड यूज ही नहीं कर सकते, आप वो पैसा कैश यूज कर सकते हो, समझो मेरी बात बड़े ध्यान से। तो अगर आपको मैंने लास्ट क्लास में याद हो बताया था कंपैरिजन करनी है तो फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू करो, तो आपकी जो बायबैक हो रही है वो कितनी फेस वैल्यू हो रही है? बायबैक हो रही है 62,500 इंटू 20 रुपीज की फेस वैल्यू सर, तो 62,500 इंटू 20 यानी कि 12,50,000 आपकी फेस वैल्यू हो रही है जो बायबैक हो रही है। उसमें से फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कितना है? याद रखें केवल शेयर्स कंपेयर करना है, ना ही डिबेंचर्स कंपेयर करना है, ना ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट की सेल या बिल्डिंग की सेल, ये सब कंपेयर नहीं करना है, वो सोर्सेज ऑफ कैश होते हैं। मैं सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहां पे मेरे को सिर्फ फ्रेश इशू और इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स देखने हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? 2500 शेयर, 100 रुपए का ईच, यानी 2,50,000 रुपए। ठीक है, और अब बताओ अगर 12,50,000 में से आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स 2,50,000 है मेरे बेटा, तो आउट ऑफ प्रॉफिट कितने बच गए? 10 लाख। 10 लाख क्या है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विच हैव बीन बॉट बैक आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसी अमाउंट को हमने क्या करना है? सीआरआर में ट्रांसफर करना है। इज दैट क्लियर? हमने इसी अमाउंट को सीआरआर में ट्रांसफर करना है, समझ में आ रही है? और ये जो सीआरआर में ट्रांसफर होता है ये होता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स।
ये होता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स बेटा अगर P&L है, सरप्लस है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन है, तीनों का रैंक एक है, आप तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने एक बात बोली है कि हमें रेवेन्यू रिजर्व में कुछ एक मिनिमम बैलेंस छोड़ना है। देखें, कह रहे मिनिमम बैलेंस ऑफ 2 लाख इन रेवेन्यू रिजर्व आपने छोड़ना है। तो रेवेन्यू रिजर्व में काम करते हैं, जितना है ना उसमें से 2 लाख छोड़ के बाकी उठा लेते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व मेरे पास 5 लाख के हैं, इसमें से 2 लाख छोड़ के 3 लाख उठा लो, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में से दे दो। 20 लाख है, बहुत पैसा है भाई। तो यहां पे क्या करते हैं, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो कितना हो जाएगा, अब यहां पे मुझे 10 लाख ट्रांसफर करना है, ये अभी हमने आइडेंटिफाई किया था। 3 लाख हम रेवेन्यू रिजर्व में निकाल रहे हैं और 7 लाख हमने किस में से निकाल दिया, P&L अकाउंट में से। आप ये मिक्सचर चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो सारा का सारा 7 लाख निकाल दें। रेवेन्यू रिजर्व में मिनिमम 2 लाख रखने को बोला है, 5 लाख रख लेंगे तो क्या तकलीफ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। ओके, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस चीज की हमें। तो रेवेन्यू रिजर्व P&L ये कॉम्बिनेशन कोई भी बना सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा डिविडेंड इक्वलाइजेशन में से भी निकाल लो। आप कहते हो कि नहीं सर मेरा ना मन कर रहा है कि जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है ये 5,50,000 पूरा यूज करूं और रेवेन्यू रिजर्व में से 3 लाख निकाल लूं और बाकी P&L में से निकालूं, ऐसा कर लो। तो आप इस जर्नल एंट्री की जगह अगर ये भी कर दोगे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 5,50,000, रेवेन्यू रिजर्व, ये अकाउंट डेबिट हो रहा है ऑब्वियसली, जगह नहीं छोड़ी, अकाउंट डेबिट 3 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 1,50 हो गया ना 10। 2 CRR कर दो भैया 10 लाख रुपए, तो तब भी है बिल्कुल सही है। आपने कोई और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठानी है तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। इतना हमने क्वेश्चन कर लिया, अभी और पार्ट बाकी है इसके अंदर, एक बोनस शेयर इशू करने वाला। तो कह रहे हैं लेटर द कंपनी इशू 3 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच बाय वे ऑफ बोनस शेयर फॉर एवरी 15 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हम क्या करेंगे भैया, अभी देखते हैं हमारे पास शेयर्स कितने बचे हैं। देखो 2,50,000 में से हम बाय बैक कर चुके हैं 62,500 शेयर्स। तो 250 में से 62,500 हम बाय बैक कर चुके हैं, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 187,500। अच्छा, वो कहता है हम इन 187,500 शेयर को 3 फॉर एवरी 15 शेयर इशू करेंगे। तो इंटू 3 डिवाइड बाय 15 कर दिया तो 37,500 शेयर्स इशू होंगे और वो भी 20 रुपए का एक। तो इसको इंटू 20 करोगे तो 7,50,000 रुपए की बोनस शेयर आपने इशू करने हैं। अब मेरी बात सुनिए, आपके पास CRR पड़ा है, ठीक है, इसमें से आप बोनस इशू कर सकते हैं। आपके पास फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, आप उसमें से भी बोनस इशू कर सकते हैं। आप SPR में से भी बोनस इशू कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, फ्री रिजर्व्स के अनलिमिटेड यूजेस, SPR के हैं 5 यूजेस और CRR का है केवल एक यूज, केवल एक यूज है। यूज क्या है उसका, फुल्ली पेड बोनस शेयर। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आपके पास एक 10 रुपए का नोट है, 10 का नहीं, चलो गरीब नहीं बनाते, 1,000 के तो मोदी जी ने बंद कर दिया, 100 रुपए का नोट है। तो अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है और 100 रुपए का मैकडॉनल्ड्स का कूपन है, वो 100 रुपए का नोट कहीं भी चल सकता है। 100 रुपए का मैकडॉनल्ड्स का कूपन सिर्फ मैकडॉनल्ड्स में चलेगा, ठीक है। आपको भूख लगी है, सामने मैकडॉनल्ड्स है आपके, आप मैकडॉनल्ड्स में अंदर जाते हो, 100 रुपए का खाना खरीदते हो, पहले क्या खर्चा करोगे, किससे पैसे देने की कोशिश करोगे, कूपन से या 100 रुपए के नोट से? क्या जवाब है आपका बेटा, 100 रुपए के नोट से खर्चा करना चाहोगे कि कूपन से कर दोगे? कूपन से करोगे बेटा, क्योंकि उसका लिमिटेड यूज है।
100 रुपए का नोट तो बाद में काम आ सकता है, घर जाने के लिए टैक्सी का किराया, ऑटो का किराया, बस का किराया। बस वाला मैकडॉनल्ड्स का कूपन थोड़ी लेगा। वैसे ही बेटा अगर आपके पास सीआरआर है, एसपीआर है, फ्री रिजर्व्स है, सीआरआर का एकमात्र उपयोग है बोनस शेयर इशू करना, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सीआरआर को यूज करें। ठीक है, अब एक बात समझें, सीआरआर आपने 10 लाख का बनाया, हमें तो मात्र 7,50,000 चाहिए, यानी यहीं से हम इसको यूज कर लेंगे। हम एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। और ये कितना देंगे हम, 750, और फिर बाद में इशू कर देंगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये 7,50,000 डन डील। तो ये 7,50,000 यहां पे आ गया। तो जर्नल एंट्रीज भैया मेरी सारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, एक बार मैच करें अपनी जर्नल एंट्रीज को, तो देख लेते हैं इन्होंने कैसी कैसी जर्नल एंट्रीज पास करी हैं। 15 नंबर सिर्फ जर्नल एंट्रीज के नहीं मिलेंगे, बैलेंस शीट भी बनानी है। देखो, सबसे पहले इन्होंने करा बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,60,000 हमने भी यही करा। प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री कर दी, मैंने तो 2 एंट्री करी थी, डिबेंचर्स की इन्होंने तो एक ही करी है डायरेक्ट। प्रेफरेंस शेयर की मैंने भी एक करी थी, इन्होंने भी एक करी। इन्वेस्टमेंट बेचने की भी सेम एंट्री करी है। फिर देखो बायबैक की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500 इंटू 20 12,50,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 62,500 इंटू 16 10 लाख। देख लो नोट्स में आपने लिखी होगी एंट्री, लिख रहे होते हो कि नहीं जब मैं काम करवा रहा होता हूं? हैं बेटा, कोई मूवी नहीं चल रही है जो सीधा देखते रहोगे, काम भी करना है साथ साथ में। हाँ चलो, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 2250 मैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाता हूं। फिर इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक उनकी पेमेंट कर दी, फिर सीआरआर में ट्रांसफर कर रहे होंगे। अब आप देखो ना यहाँ पे इन्होंने ना यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं, इन्होंने सीधा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज किया है। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या हो गया, मैंने अलग से एंट्री पास करी है, एक्स्ट्रा काम कर दिया अपन ने, कम तो नहीं किया ना। और फिर यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो इन्होंने कितना यूज किया, इन्होंने रेवेन्यू रिजर्व यूज किया 3 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 260, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,40,000, और इन्होंने 10 लाख रुपए का बना दिया, क्या कहते हैं, सीआरआर। हमने भी 10 लाख रुपए का बनाया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये कह रहे हैं ऑल्टरनेटिवली एंट्री फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बी पास्ड फॉर ट्रांसफरिंग नोटिफाइड अमाउंट टू सीआरआर। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि कोई भी और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सारी कॉम्बिनेशन सही रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब इसकी बैलेंस शीट बनाने का कार्य रह गया है हमारे पास, आओ बैलेंस शीट भी बना दें। तो बैलेंस शीट जो भी डेट होगी वो डाल लेंगे। कौन सी डेट थी, मेरे ख्याल से 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट थी ना। सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आई ट्रस्ट बेटा कि आप लोग ये जो बैलेंस शीट के ऊपर का लिखने वाला सामान होता है आपका, इन द बुक्स ऑफ फलाना ढिमकाना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये आ गया। फिर इसके अंदर सबसे पहला क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसमें सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, तो उसमें नोट नंबर 1 बना देते हैं। चलिए, नोट नंबर 1 में सबसे पहले ऑथोराइज्ड
क्वेश्चन में क्या ऑथराइज्ड अलग से दे रखी थी? नहीं, एज सच नहीं, तो वो एक ही है हमारा सब कुछ, ऑथराइज्ड भी और सब कुछ वो एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो हम यहां पे लिख लेते हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है। अभी हमारे पास कितना है? हमारे पास टोटल शेयर थे 2,50,000, जिसमें से हमने 62,500 के शेयर्स जो थे वो 62,500 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर लिए थे, और फिर बाद में हमने 37,000, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, 2,50,000 माइनस 62,500 इंटू 3/15 किया था ना, तो 37,500 हमने बाद में बोनस इशू भी कर दिया था। तो 2,50,000 माइनस 62,500 प्लस 37,500, तो ये हो गया 2,25,000, तो 2,25,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो यहां पे कितना आ गया? 45 लाख रुपीस की इक्विटी कैपिटल आ गई। अब देखना, पहले से प्रेफरेंस कितने थे? 10,000 प्रेफरेंस थे और 2,500 हमने और इशू किए थे, तो मेरे ख्याल से 12,500 आ गए। 12,000, देखें सेम क्लास थे, 10% थे, और जो मैंने इशू किए मेरे ख्याल से वो तो 14% इशू किए, तो अलग अलग लिखने पड़ेंगे। कहाँ गया? अबे नीचे क्यों जा रहा है ज्यादा जल्दी? नहीं, वो भी 10% थे, 14% तो डिबेंचर थे, तो सेम में ही लिख लेंगे, ठीक है। तो 12,500, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 12,50,000। तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी आ रही है बेटा? 57,50,000, ठीक है जी। तो ये हम ऊपर शेयर कैपिटल में लिख देते हैं 57,50,000। इसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके लिए नोट नंबर 2 बना देते हैं। तो नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहले तो पर्टिकुलर्स लिख देते हैं जिसमें हम रिजर्व्स वगैरह के नाम लिख देंगे, फिर उनका ओपनिंग बैलेंस, फिर उनमें जितनी भी इस बार एडिशन करी है या तो फिर कोई हमने उनमें डिडक्शन करी है, और फाइनली उनका क्लोजिंग बैलेंस जिसका टोटल हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है बेटा। चलो अब एक काम करते हैं, वहां से कॉपी कर लेते हैं सारे रिजर्व्स और उनके ओपनिंग बैलेंसेस, फिर देखते हैं हमने उनके साथ क्या क्या किया है। तो कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, काफी है। कैपिटल रिजर्व 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 12 लाख। कैपिटल रिजर्व 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 12 लाख, फिर रेवेन्यू रिजर्व 5 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस 20 लाख है, फिर उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बचा ना एक, 5,50,000। और एक हम नया CRR भी बना देंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं। अब देखो कैपिटल रिजर्व में तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो ये तो 1 लाख का ही रह गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडिशन हमने करी 60,000 की, जब हमने डिबेंचर्स इशू किए थे,
और डिडक्शन हमने करी 10 लाख रुपए की जब हमने प्रीमियम ऑन बायबैक को एडजस्ट किया था। तो 12 लाख प्लस 60,000 माइनस 10 लाख, तो ये आपका आ गया 2,60,000। फिर रेवेन्यू रिजर्व्स की अगर बात करें तो 5 लाख रुपए के रेवेन्यू रिजर्व्स थे। मैंने कौन सी जर्नल एंट्री अज्यूम करनी है वो देख लेता हूं। यहां पे मैंने दो ऑप्शन दिए थे ना आपको, मैं पहले वाली अज्यूम कर रहा हूं, ये वाली मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया है, रेवेन्यू रिजर्व्स में से 3 लाख निकाले हैं, P&L में से 7 लाख निकाले हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व्स में से मैंने 3 लाख निकाल लिए, फर्क कोई नहीं पड़ता, कुछ भी करो टोटल तो वही आना है। रेवेन्यू रिजर्व में से 3 लाख निकाल लिए, तो यहां पे 2 लाख रह गए, और प्रॉफिट एंड लॉस में 1.5 लाख रुपए ऐड हुए थे क्यों, जब हमने बेचा था ना, और इसमें 7 लाख रुपए हमने निकाल लिए CRR में ट्रांसफर करने के लिए। तो 20 लाख प्लस 1,50 माइनस 7 लाख, ये आपका आ गया 14,50,000। अच्छा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन में हमने कुछ नहीं किया इस एंट्री में जो हम मान रहे हैं, और CRR में हमने 10 लाख की एडिशन करी है, ट्रांसफर करा है, और फिर उसमें से 7.5 लाख रुपए की हमने बोनस शेयर कैपिटल इशू कर दी। तो ये मेरे पास नेट 2.5 लाख रुपए बच गया। तो ये सारी एंट्रीज को अंजाम देने के बाद मेरे पास रिजर्व्स का जो टोटल बैलेंस है वो 1 लाख प्लस 260 प्लस 2 लाख प्लस 14 लाख 50 प्लस 250, ये आएगा 22,60,000। ये मेजर चीजें हैं आपकी एक बैलेंस शीट की, इनके नोट्स तो आप जरूर बनाइएगा ही बनाइएगा बेटा। तो ये 22,60,000 आ गया। ठीक है, तो यहां पे अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे कौन से आइटम्स में फर्क आया। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास 12,50,000 के 12% डिबेंचर्स पहले थे, और आपने इसमें 14% डिबेंचर्स और इशू कर दिए 3 लाख रुपए के। याद रखिएगा 3 लाख रुपए के, 60,000 तो प्रीमियम था ना, तो 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू है ना, 14% डिबेंचर है। तो यहां पे अब आप नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे, उसका नोट नंबर बना लो 3, और यहां पे नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 किस चीज का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपके पास पहले 12% डिबेंचर्स थे, मैं फिगर भूल गया अभी देख लेता हूं, और फिर आपने 14% डिबेंचर्स इशू कर दिए 3 लाख रुपए के, मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए के थे, मुझे याद आ रहा है, चेक कर लेता हूं फिर भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ 12,50, देखो गलत होने से बच गए, 12,50 है, 12,50,000। तो ये टोटल आपका 15,50,000 का है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। और फिर आपकी करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो उसमें कोई चेंज तो आया ही नहीं है, हमने कोई ऐसी एंट्री करी नहीं है। तो करंट लाइबिलिटीज देख लेते हैं, 5,50,000 रुपए की हैं करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, तो उनमें कोई चेंज नहीं आया, तो 5,50,000 रुपए ऐसे ही मैंने लिख दिए। तो मेरा लाइबिलिटी साइड जो है उसका टोटल कितना आ रहा है, 57,50,000, 22,60,000, 15,50 और 5,50,000, ये आ गया टोटल 1,01,10,000। अब देखते हैं एसेट साइड्स की बात करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स, उसमें आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स को अब ये बोलते हैं ना, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर आते हैं टेंजिबल्स। अब टेंजिबल्स में तो कोई चेंज आया ही नहीं ना, वो तो सेम के सेम वही लिखने हैं मेरे को। टेंजिबल्स है मेरे 1,75,000, ठीक है ना, 1,75,000 है बस टेंजिबल्स मेरे।
1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 1,75,00,000। अब सेकंड है मेरे पास करंट एसेट्स। मुझे लग रहा है कुछ पीछे ना मैंने या तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी है या कुछ छोड़ा है। 50 लाख, क्योंकि 1,75,00,000 तो वही हो गया। 22,60,000 रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, और 15,50,000 आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, और 5,50,000 आपकी करंट लाइबिलिटीज। तो 1,01,10,000 ही तो आ रहा है। 1 मिनट में ना साथ साथ में ऊपर कुछ मिस आउट तो नहीं कर गया, मैं वो भी देख लेता हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस ज़्यादा कम नहीं लग रहा? नहीं, वो भी ठीक ही है। क्या गलती कर दी मैंने, देखनी पड़ेगी। अच्छा, एक तो मैंने ये गलती कर दी बेटा, मैंने 5,50,000 ऐसे ऐसे करके यहाँ भी ऐसे डाल दिया फॉर्म में आके ना, तो यहाँ पे 5,50,000 आना है, ठीक है। और एक और गलती मेरे को दिख रही है, मैंने यहाँ पे ना P&L में 1.5 लाख ऐड कर दिया है, जबकि प्रॉफिट तो 50,000 का ही था ना। 1.5 लाख तो पूरा इन्वेस्टमेंट को सेल करके आया था, तो इस वजह से ये 13,50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 13,50 प्लस 5,50 प्लस 2,50, ये 25,30,000 आ रहा है। एक बार टोटल फिर से कर लेता हूं मैं। 1 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 13,50,000 प्लस 5,50,000 और प्लस 2,50,000, 27,10,000 आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर रहा था मैं पहले, तो 27,10,000 आ रहा बेटा। तो ये सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, वो 5,50 लिखा ही नहीं, और वो 50,000 के प्रॉफिट को 1.5 लाख लिख दिया। तो यहाँ पे 27,10,000 लिखना है हमें, क्योंकि मैं वही समझ गया ना, यहाँ पे इतना ही टोटल आ रहा है तो वो मैच कैसे करेगा। तो अब मेरा जो नया टोटल है लाइबिलिटीज का, वो क्या हो जाएगा? 57,50,000, 27,10,000, 15,50,000 प्लस 5,50,000, ये आ गया आपका 1,05,60,000। हाँ अब हुई ना बात, ताकि मैच भी तो करेगा। 1,05,60,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोग लिख चुके हैं। करंट एसेट्स में देखते हैं हमने क्या लिखना है एक बारी, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या लिखना है एक बारी देख लेते। इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की, जिसमें से 1 लाख की हमने बेच दी थी, तो 2 लाख बच गई। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, 3 लाख की थी, जिसमें से 1 लाख की हम बेच चुके हैं, तो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बच गई। फिर नेक्स्ट आइटम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 2 लाख रुपए है। इन्वेंट्री में तो कोई फर्क नहीं आया, तो कोई फर्क ही नहीं है। इन्वेंट्री 2 लाख रुपए की। और लास्ट आइटम है अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें फर्क आया होगा जनाब, तो ये देख लेते हैं, इसका नोट बना लेते हैं। कौन सा नंबर चल रहा है? 4। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 4 नंबर बना लेते हैं। चाहे कैश अकाउंट बना लो, चाहे आप ऐसे नोट बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं हमारा कितना था, फिर जो आया गया वो देख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस जी 15,75,000 था, 15,75,000। फिर इसमें हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करी, तो उसमें मेरे 1,50,000 रुपए आ गए, ये प्लस हो गया। फिर उसमें हमने इशू ऑफ डिबेंचर करा, इसमें हमारे 3,60,000 रुपए आ गए, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर करा, तो इसमें हमारे 2,50,000 रुपए आ गए, ठीक है। और फिर फाइनली हमने बायबैक कर लिया ऑफ इक्विटी शेयर्स का,
ठीक है जी। तो उसमें मेरे 22,50,000 रुपये लग गए। तो देखें टोटल कितना हुआ, 1575 प्लस 150 प्लस 360 प्लस 250 माइनस 22,50,000, ये आ गया आपका 85,000 रुपीज का कैश बैलेंस बच रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट मैच कर रही है तो मतलब हमने सही किया है। 1,75,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 85,000, 1,05,60,000, हाँ जी आ रहा है जी। तो ये 85,000 करके 1,05,60,000, बैलेंस शीट मैच, 15 नंबर हमारे। हाँ मैं मानता हूं अभी मैंने काफी टाइम लगा के क्वेश्चन किया है। आप लोगों को उसूलन 15 नंबर इंटू 1.5 मिनट पर मार्क्स, ठीक है ना, 1.5 मिनट पर मार्क्स, ये क्वेश्चन आपको 22 मिनट अप्रोक्सीमेटली 22 से 23 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं आपको समझा समझा के करवा रहा हूं, धीरे कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन वैसे तो ऐसा कुछ आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट कहाँ गई, ये देखो 5750, 27,10,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस, 1550, 1,05,60,000, वही 85,000 है। ठीक है जी, इन्होंने नोट्स किसके किसके बनाए देखो, एक इन्होंने शेयर कैपिटल का, रिजर्व्स एंड सरप्लस का, और इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, और वर्किंग नोट में कैश भी निकाल दिया, अमाउंट ऑफ बोनस हमने भी सब किया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आ सकता है बेटा बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। इसके अलावा बायबैक ऑफ शेयर्स में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायबैक ऑफ शेयर्स में ये लोग कॉम्बिनेशन बिठा देते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी क्वेश्चन डाल देते हैं और बोनस शेयर इशू करने का भी क्वेश्चन डाल देते हैं, जो आप फर्स्ट ग्रुप में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मतलब टोटल ओवरऑल बेसिस पे ये एक गुड स्कोरिंग आपके लिए टॉपिक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और भूलना नहीं है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगा हमें इसे करने में, और अगर ये पेपर में आता है तो फिर बेटा हमारे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। आपके लिए मेरा होमवर्क जो है वो ये है कि अब जितने क्वेश्चन हमने अपने मॉड्यूल में से इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल नहीं करे हैं वो आपको करने हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे ही पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के सजेस्टेड पेपर्स में चेक करें। हर बार तो ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, और अगर आया होगा तो आप उसे प्लीज करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का मैं डाउट क्लास का एक वेबिनार लूंगा, और उस वेबिनार में आप मुझसे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर इनफ? चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।